नरसिंह जी जो आमेर की गद्दी पे बैठे, उनके सबसे छोटे भाई थे राव बालाजी। अब प्राचीन समय में ये परंपरा हुआ करती थी कि ज्येष्ठ पुत्र जो है वो राजगद्दी पे बैठेगा और बाकी जो पुत्र हैं उनको जागीरें प्रदान की जाएगी। वैसे देखा जाए तो उस राजगद्दी पे, आमेर की राजगद्दी पे नरसिंह जी का अधिकार नहीं था, क्योंकि बरसिंह जी जो थे वो बड़े पुत्र थे और उनको हिसाब से राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, पर उन्होंने स्वतः ही राजगद्दी का त्याग किया, इसलिए उनको सबसे बड़ी जागीर 84 गांवों की जागीर दी गई और सबसे छोटे पुत्र राव बालाजी को 12 गांव की जागीर दी गई, बरबाड़ा की। बालाजी को पैतृक संपत्ति से मात्र 12 गांव की जागीर मिली और वो जागीर ऐसे स्थान पर उनको दी जहाँ पर चारों तरफ टीले थे, ऊंची ऊंची घास थी, सुरम्य पहाड़ियाँ थी और अरड़की नदी का स्थान था जहाँ पर उनका महल बनाया गया। बड़ा सुरम्य स्थान था। मेरे पीछे जो ये आप पूरा घास का मैदान देख रहे हैं, ये बरबाड़ा के उस वक्त की परिस्थिति को बयान करता है। जब राव बालाजी को बरबाड़ा जी की रियासत मिली थी, आमेर रियासत से जो जागीर मिली थी बरबाड़ा की, तो बरबाड़ा की लगभग भूमि 12 गांवों की ऐसी है। राव बालाजी बहुत ही संतोषी थे और वो अपने राज्य का विस्तार कम ही ध्यान देते थे विस्तार पर। वो अपने राज्य की जनता को प्रसन्न रखते थे और पर्सनली एक एक नाम से जानते थे। जब भी बरवाड़ा जाते थे तो एक एक व्यक्ति से मिलने का काम करते थे। बरबाड़ा के जो 12 गांवों की जागीर राव बालाजी को दी गई थी, वो कोई बहुत ही कल्टीवेटिंग नहीं थी कि जहाँ बड़ी खेती होती हो या बहुत ही अच्छा कमाई वाला एरिया हो। एक्चुअली वो घास के मैदान थे, थोड़ी बहुत कहीं खेती का मामला, बाकी दर्रे हैं, पहाड़ हैं और घास के मैदान हैं बड़े बड़े। और उन घास के मैदानों में क्या किया जाए? राव बालाजी को अश्व पालन का बड़ा शौक था, तो उन्होंने ये निश्चित किया कि अश्व पालन करना चाहिए उन्हें। ये उनके एक रुचि रह गई थी। अश्वपालन उनका एक मुख्य उनका एक धंधा था उनका, और उनका कोई लेना देना नहीं था, राज्य विस्तार से उनके कोई मतलब नहीं था। और उनको घोड़े पालने का बहुत बड़ा शौक था। घोड़े पालने में वो माहिर थे। घोड़ों पर वो अपना ध्यान बहुत ज्यादा देते थे। राज्य विस्तार पर उन्होंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने घोड़े पालने का काम शुरू किया और घोड़े जो हैं 100 थे, 100 से 200 हुए, 200 से 2000 तक पहुंच गए। और इस बात की चर्चा, आमेर का राजकुमार घोड़े पालने का काम कर रहा है, इस बात की चर्चा पूरे राजपूताना में फैल गई कि अच्छी नस्ल के घोड़े जो हैं वो बरवाड़ा में मिलेंगे। राव बालाजी को अपने पिता महाराजा उदयकर्ण जी आमेर से बरवाड़ा की जो जागीर मिली थी, उसकी यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पे आज भी वो जो किला था, वो जो गढ़ था, उसके अवशेष वहाँ पे विद्यमान है, मौजूद है। वो उसकी बड़ी बड़ी दीवारें, मोटी मोटी उनकी दीवारें, वो आज भी है। बालाजी के 12 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़े मोकड़ जी थे। अब बालाजी इतने सरल और सीधे स्वभाव के थे कि उनको एक अपने पुत्रों की संपत्ति, उनके राज्य विस्तार से कोई मतलब नहीं था उनको। जैसा कि मैंने इससे पहले कहा आपसे कि राव बालाजी जो थे बड़े संतोषी किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपना मुख्य कार्य जो है अश्वपालन का रखा और ज़्यादातर समय उनका आमेर के किले में ही बीतता था अपनी माताजी के साथ। उन्होंने अपने जीवन में कभी राज्य विस्तार के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। वो एक बात कहते हैं कि ये ज़माना आज का हो या पहले का, जिसके अंदर, जिसकी भुजाओं में बाहुबल होगा, दम होगा, जिसके अपने दमखम से जो कुछ करके दिखाएगा, ये समाज आज हो या पहले, उन्हीं की चर्चा करता है। तो
जो राव बालाजी थे उन्होंने ज़्यादा राज्य विस्तार की दृष्टि से उन्होंने कोई विशेष कदम नहीं उठाए थे। वो सिर्फ अपने एक संतोषी प्रवृत्ति के जीव थे और अपनी माता से उनका विशेष प्रेम था। तो ज़्यादातर समय उनका अपने जो आमेर राजमहल है वहाँ पे उनके बीतता था। और राव बालाजी अपने भाइयों में सबसे छोटे थे और लाडले भी थे। उस युग में 12 गांव का एक राज्य विस्तार को अगर को देखा जाए तो कोई विशेष नहीं था। 12 गांव की जागीर, 12 पुत्र। इसमें एक प्रश्न पैदा हुआ कि आमेर ने उनके साथ में इनजस्टिस किया। देखा जाए तो इसी जाकर एक कलह का एक कारण बना और एक कलह आगे आगे बढ़ता गया। राव बालाजी के कई पुत्र हुए, उनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो राव मोकल जी थे। वो भी बड़े संतोषी थे। अपनी सारी प्रगति को, जो आमेर की प्रगति थी उसी को अपनी प्रगति मानते थे। जो उनके पास था उसी में से वो संतुष्ट थे। जब राव बालाजी शांत हुए तो राव मोकल जी को अभिषेक किया गया, उनको राजा बनाया गया। उससे बाल्यकाल में भी वो अपनी प्रजा को संभालने में, जब भी बरवाड़ा जाते थे तो जनता से जुड़ाव और लगाव रखते थे। राव बालाजी ने अपने जीवन काल में उनको युवराज बना दिया था और राजकाज वो संभालने लग गए थे। अब वो भी स्वभाव से बहुत ही संतोषी किस्म के जीव थे, पर क्या था, भाई बहुत ज्यादा थे। तो भाइयों में 12 गांव की जागीर और वो लगभग 12 ही भाई थे। एक गांव उनके हिस्से आता। मोकल जी अपने राज्य का देखभाल करना शुरू कर दिया था। मोकल जी और 12 भाई थे और 12 गांवों की रियासत थी। तो अगर एक एक गांव आता तो रियासत नहीं रहती, तो इसलिए सब भाइयों ने इकट्ठा होकर के मोकल जी के नेतृत्व में पड़ोसी राज्य नान के ऊपर आक्रमण कर 12 गांव की जागीर उनकी दबा ली। और नारायण में वहाँ सांखला राजपूत हुआ करते थे, उनको हरा करके उन्होंने उस रियासत को जीता। वो युद्ध जीतने के बाद में उन नारायण गांव के जितने भी उसका राज्य का कार्यभार था वो अपने भाइयों को सौंप दिया। और इस तरीके से जो भाई है वो वहाँ की संचालन व्यवस्था को संभालने लग गए। आज उसको 9 गांव से जाना जाता है। 24 गांव हो गए। 24 गांवों की अगर संपत्ति भी बांटा जाए तो 12 गांव एक एक हिस्से में, 12 गांव एक एक हिस्से में देखा जाए तो 24 गांवों की जागीर कुछ भी नहीं थी उनके लिए। फिर भी एक संतोषी स्वभाव होने के नाते वो वहीं पर टिके रहे और वो नान आकर के रहने लग गए थे। मोकल जी, जैसा कि मैंने कहा आपको, कि बहुत ही संतोषी जीव थे। लगभग 30-35 वर्ष की आयु तक उनके कोई संतान नहीं हुई। इस वक्त उनका स्वास्थ्य भी काफ़ी गिर गया था, बीमार रहने लग गए थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान में आगे बढ़ कर के देखा जाए तो उनका 20 वर्ष शादी को हो गए थे, संतान नहीं थी। ये उनको एक गहन चिंता सता रही थी उनके लिए कि मेरे को संतान नहीं है। संतान नहीं होने की पीड़ा अलग होती है और संतान ना होने के कारण बाकी भाइयों में एक इस तरीके की सब भावना उठ गई थी कि चलो इनके बाद में तो राज हमारा ही है, इनके तो कोई संतान है नहीं। और ईर्ष्यावश कुछ भाई जो हैं ये भी दुआ करने लग गए कि इनकी संतान हो ही ना तो अच्छा है। राजा मोकल जी के कोई संतान नहीं होने का दुख उनको था और प्रजा को भी था। भाई 35 साल की उम्र होने को आई और उनको कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस पर चिंतन और मंथन प्रजा भी करती थी और मोकल जी भी करते थे। भी इसके बाद प्रजा को कौन संभालेगा। आसपास के क्षेत्र के जो चौहानों के थे, टांकों के थे, यादवों के थे, उनकी निगाहें भी इनके राज्य पे आ टिकी कि ये भी इनकी तो कोई संतान है नहीं, इनके बाद में अपन दबा लेंगे। हालांकि आमेर रियासत से इनके अच्छे संबंध थे। विजयदशमी पे वहाँ बड़ा फंक्शन होता था आमेर में, तो ये अपनी तरफ से घोड़े जो हैं, 2 घोड़े, बढ़िया घोड़े उनको भेंट किया करते थे सद्भावना में, क्योंकि भाईबंद हैं। क्योंकि घोड़े इनकी घुड़साल में जो है, इनके चरागाह में 2000 के लगभग घोड़े हो गए थे। अच्छा, आमेर वाले क्या करते थे कि अपनी जो घोड़ियाँ हैं वो इनके यहाँ भेज देते भाईबंद के नाते कि साहब इनसे बछेरे होंगे, आपके जो घोड़े हैं बड़े ताकतवर हैं, इनसे जो बछेरे होंगे वो आप हमें दे दिया करो। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, घोड़ों में घोड़ियाँ होती रहेगी आगे। तो बड़ा प्रेम था आपस में। तो उस डर से भी इनके टाइम में जो है
आसपास की रियासत वाले लोग जो हैं आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। पर उनका ये था कि जैसे ही मोकल जी खत्म हो हम इस रियासत पे कब्जा कर लें। और मोकल जी को भी ये चिंता सताए रहती थी कि संतान नहीं होगी तो क्या होगा आगे। नान गांव में एक जो रावला उन्होंने बनवाया था, पर आज मैं निशान जी के साथ में गया था, वहाँ देखा था मैंने, तो उस जो नान में जो रावड़ा बना था उनको जीर्ण अवस्था में था, परंतु बाद में किन्हीं ने लोगों ने उसको तोड़कर वहाँ पे स्कूल बना दिया। अब ये बात बड़ी विचित्र लगती है कि एक तो हमारे जो इतिहास की से जुड़ी हुई ऐसे चीज़ें बहुत ही कम शेष रह गई है, जो धीरे धीरे करके जीर्ण अवस्था में पहुँच के धराशायी होने लगी है। दूसरा, हम उनको संरक्षित करने के बजाय उनको तोड़ करके वहाँ पे स्कूल बना रहे हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस वक्त हम नान में हैं, जो किसी ज़माने में राव मोकल जी की रियासत थी। राव मोकल जी ने नान को जीता था और अपने इसके 12 गांव जो हैं अपने भाइयों में उनको संभालने के लिए दे दिए थे वो पूरी जागीर। ये उस किसी समय में राव मोकल जी का रावड़ा होता था। पर अफसोस की बात है कि आज उस ऐतिहासिक धरोहर को तोड़ के उसकी जगह एक स्कूल का निर्माण हो गया। राजस्थान के कण कण में इतिहास बसा हुआ है, और यदि ये जो हमारे जो पुरखों की जो बनाई हुई जो इमारतें हैं, उनके गढ़ है, उनकी हवेलियां हैं, उनके रावड़े हैं, यदि हमने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियों को हम सबूत के रूप में क्या दिखाएंगे। स्कूल का निर्माण अच्छी बात है, बट इतनी सारी जगह है बनाने को। आपने अभी रास्ते में देखा कि नदी कैसे जो है वो सीमित रह गई है, नाले में सिमट गई है, रास्ते में सिमट गई है, गाड़ी निकालने में कितनी दिक्कत हुई। बट एक ऐतिहासिक महत्व की धरोहर जो है उसे तोड़ के कोई और स्थल बनाना अनुचित है। राव मोकल जी राव शेखा जी के पिताजी थे, और जिसके नाम से पूरी शेखावाटी जानी जाती है, तो कम से कम इस धरोहर को सजो के रखना चाहिए था। मात्र जो इतिहास किताबों में सिमट के रह जाएगा, देखने के लिए लोग क्या देखेंगे? कौन मानेगा कि ऐसे ऐसे सूरवीर योद्धाओं ने राजस्थान की धरती पे जन्म लिया है? प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए, और प्रमाण जो हम मिटा देंगे तो वहाँ क्या देखने को मिलेगा? ऐसी कई धरोहरें हैं हिंदुस्तान में, राजस्थान में, शेखावाटी में। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उन धरोहरों को सजो के रखें। वो हमारे राष्ट्रीय हीरो, जो नेशनल हीरोज़ हैं, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उनके स्थान है, वो हमारे लिए तीर्थ होने चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप महाराव शेखा जी के बारे में जितनी जानकारियाँ हम इस चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और हमारी पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वज कौन थे। और आप मिलकर सरकार को विवश करेंगे कि महाराव शेखा जी को पाठ्यक्रम में डाला जाए, उनके बारे में बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाए, उनकी वीर गाथाओं को सुनाया जाए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे इतिहास पे गर्व महसूस कर सके। हमारी हिस्ट्री बहुत स्पेशल है, बड़ी गौरवशाली है हिंदुस्तान का इतिहास। यहाँ के राजे रजवाड़ों का भी इतिहास बड़ा स्पेशल है, जो सबको साथ में लेकर चले। आज़ादी के 75 वर्ष पहले रजवाड़े जमींदार ये रहे, लेकिन उन्होंने सबको साथ में लेकर काम किया और अपनी परंपराएं निभाई। जिस दिन देश की आज़ादी की लड़ाई हुई, अंग्रेजों को निकाला, तब सब लोगों ने आगे बढ़कर और डेमोक्रेसी को स्वीकार किया और अपना सब कुछ जनता को समर्पित कर दिया। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आप इस वीडियो को सब जगह पहुंचाइए, और ऐसी जितनी भी धरोहरें हैं उनके संरक्षण हेतु अभियान चलाइए, उन हीरोज़ को बाहर लाइए। अपने हैंडल से या तो हमारे हैंडल पे आप अपना वीडियो अपलोड करके हमें बताइए, हम करेंगे ये सब काम। महादेव। जहाँ पे राव मोकल जी, जिन्होंने यहाँ आके यहाँ के जो महाराज जी थे उनकी सेवा की, और उनकी सेवा के कारण उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि आप माधवाचार्य जी जो हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, उनके पास वृंदावन जाइए, वो आपको पुत्र होने का वरदान देंगे, तो आपको पुत्र अवश्य होगा।